Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioKatta. So guys, आप सबका स्वागत है इन फोर्थ एपिसोड ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज फॉर 11th standard 12th standard CBSE and for medical examinations like NEET. सो गाइज हमारे 3 एपिसोड जो है ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश हो चुके हैं। आप इसे स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, आप इसे गूगल पॉडकास्ट पे सुन सकते हो, आप इसे एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हो और आप इसे यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है पहले 3 एपिसोड्स में हमने क्या देखा अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बहुत सारा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी ये जो हो चुका था। ठीक है, तो थोड़ा चेंज के लिए अगले 2 एपिसोड्स में हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे इग्नोर्ड चैप्टर है, जो बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। और देखा जाए तो नीट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं और बहुत से बच्चे इसे पढ़ते नहीं हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसी के लिए जो है ये चैप्टर मैं सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी से जो है कवर करना चाहता हूँ और ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप इस चैप्टर को भी पसंद करने लगोगे। ठीक है, सो मोस्टली चालू करने से पहले मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं। ठीक है, अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं तो बता दूं आपको कि मेरा नाम है डॉक्टर शुभम मुले। मैं पिछले 3 सालों से बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ फॉर 11th standard 12th standard CBSE, फॉर नीट, फॉर MSc CET, बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, एम्स, जिपमर, इन सारे एग्जाम्स के लिए मैं जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बायोकट्टा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके बायोकट्टा सर्च कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बायोकट्टा के अलावा मेरा एक एंटरटेनमेंट का भी चैनल है ई कट्टा, जिसमें मैं बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ। तो अगर आप पढ़ाई करके बोर हो जाओगे तो आप वो भी चैनल देख सकते हो, तो उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो एक पर्टिकुलर फीचर होता है हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स का कि फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर डेवलपमेंट, ठीक है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत होती है, सच लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इसी मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स की भी जरूरत होती है। तो ये जो है हम अभी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में जो है दैट इज इन अ मिनरल न्यूट्रिशन हम बात करने वाले हैं कि अबाउट इनऑर्गेनिक प्लांट जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो देखा जाए तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल जो है लगते हैं। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, ये मोस्टली फोकस किया हुआ है ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर इसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और ये एलिमेंट्स है, इनका क्राइटेरिया क्या है इसेंशियलिटी का। इसी के साथ साथ इन एलिमेंट्स का जो है, इन इसेंशियल एलिमेंट्स का रोल क्या होता है इन अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये एलिमेंट्स कम पड़ जाए, ठीक है, इनकी डिफिशियंसी हो जाए, तो कौन से सिम्टम्स जो है प्लांट्स में नजर आते हैं। ठीक है, एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है थ्रू द प्लांट, थ्रू द एयर या किसी अदर फॉर्म्स में कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और एट द एंड इस चैप्टर के हम जानने वाले हैं अबाउट सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। सो इन ईयर 1860 में एक जर्मन बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम था जूलियन वॉन सैक्स, ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है डिस्कवर की, जिसे आज हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस जर्मन बॉटनिस्ट ने सबसे पहले जो है डेमोन्स्ट्रेट किया कि क्या प्लांट जो है टिल द मैच्योरिटी ग्रो किए जा सकते हैं इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम और इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल।
और इसी टेक्निक को, इसी डेमोन्स्ट्रेशन को आज हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। और तब से अब तक इस टेक्निक्स में काफ़ी बदलाव जो है आ चुके हैं, काफ़ी चेंजेस जो है आ चुके हैं। और ये सारे बदलाव, ये सारे चेंजेस किस लिए? टू डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट जो है इसेंशियल है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कौन से इसेंशियल नहीं है, ये जानने के लिए जो है ये टेक्निक जो है सबसे यूजफुल जो है अब तक जो है साबित हुई है। तो ये जो मेथड है, इट्स ऑल अबाउट टू प्रिपेयर अ कल्चर ऑफ द प्लांट्स इन सॉइल फ्री एंड रिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए जो है दो चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट्स, ठीक है। और इसके प्रोपोर्शन में जो है ये प्लांट जो है ग्रो किए जाते हैं टिल द मैच्योरिटी। और इसी मेथड की वजह से आज जो है काफी सारे जो है एलिमेंट्स है वो डिस्कवर हुए हैं जो कि काफी इसेंशियल होते हैं टू द प्लांट्स, और उनके डिफिशियंसी के वजह से काफी जो है डिसीजेज जो है या काफी सिम्टम्स जो है प्लांट में नजर आते हैं, वो भी इसी टेक्निक्स के थ्रू जो है डिस्कवर किए गए हैं। और ये जो टेक्निक है ये कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ऑफ कुछ वेजिटेबल्स भी यूज किए जाती है, सच एज टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेटस, ठीक है। इनके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी ये मेथड जो है यूज की जाती है। और इसके लिए जो है काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये जो हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ये जो है एडिक्वेटली एरिएटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो एयर है वो काफी अच्छे से जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, क्योंकि डायग्राम पे भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको वो डायग्राम जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक यहाँ पे जो है पॉट है, ठीक है, फ्लावर पॉट है जिसमें एक प्लांट लगाया हुआ है, वो कॉटन से जो है सील किया गया है। उसी के साथ उसके राइट हैंड साइड में फनेल भी है, ठीक है, उसमें जो है वाटर जो है डाला हुआ है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी है जो कि एक फनेल शेप में जो है उस पॉट के अंदर छोड़ा गया है और वो उसमें न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है डाल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में एरिएटिंग ट्यूब भी है, ठीक है। एरिएटिंग ट्यूब जो है वो भी सील की गई थ्रू द कॉटन, ठीक है, और बाकी सब भी जो है सील किया गया है थ्रू द कॉटन। और ये जो है प्लांट जो है इसमें ग्रो हो रहा है। और ये क्या है, ये किसकी डायग्राम है? इट्स एन डायग्राम ऑफ टिपिकल सेटअप फॉर द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हाइड्रोपोनिक सेक्शन जो है खत्म होता है। अब सो मोस्ट ऑफ द मिनरल जो है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और इनफैक्ट अब तक लगभग 60 एलिमेंट जो है आउट ऑफ 105 टोटल एलिमेंट जो है डिस्कवर किए गए हैं इन डिफरेंट प्लांट्स। कुछ प्लांट जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं सेलेनियम, कुछ प्लांट जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं गोल्ड, और कुछ प्लांट जो है वो जो न्यूक्लियर प्लांट के बाजू में जो है ग्रो करते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं इवन रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम। लेकिन ये सारे जो है मिनरल्स जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये सारे मिनरल जो है प्लांट के लिए जरूरी होते हैं या इनमें से कुछ ही जरूरी होते हैं, कुछ जरूरी नहीं होते हैं? तो इसका क्राइटेरिया क्या है फॉर इसेंशियलिटी? तो चलिए जानते हैं अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उस एलिमेंट जो है उसने पूरे नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में प्लांट के हेल्प करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर ये एलिमेंट वो एब्सेंट रहा, ठीक है, तो प्लांट जो है उसने अपनी लाइफ साइकिल, ठीक है, और सीड प्रोडक्शन जो है वो उस प्लांट ने कंप्लीट नहीं करना चाहिए। सेकंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। मतलब ये नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक या कोई भी एलिमेंट वो एब्सेंट रहा तो उसकी कमी जो है दूसरे एलिमेंट के थ्रू जो है वो भरनी नहीं चाहिए। थर्ड, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो कोई भी इसेंशियल एलिमेंट है वो डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिज्म में है, उसने हिस्सा लेना चाहिए।
और यही कुछ एलिमेंट्स को फर्दर ब्रॉड कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई किया गया है एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट टिश्यूज में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है, बहुत लार्ज अमाउंट में जो है प्रेजेंट होते हैं, एज लाइक एक्सेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, these all are macronutrients। ओके, और इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बाकी जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं एज अ मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, और फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में जो है प्लांट्स को लगते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि लगभग लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। और इनमें कौन कौन से आते हैं? दिस इंक्लूड्स आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एंड निकेल। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकेल। ठीक है, तो ये सारे जो है लगभग कितने होते हैं? 17 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो कुछ है एज लाइक सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सारे जो है मोस्टली हायर प्लांट्स में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं। अब इन्हीं कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स को एक 4 ब्रॉड कैटेगरीज में जो है फिर से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, on the basis of functions, essential elements are classified or grouped into 4 broad categories। और इसमें सबसे पहले आते हैं essential elements as a components of biomolecules। ठीक है, यानी कि structural elements of the cells। उसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, structural elements of the cells में यानी कि बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सेकंड ब्रॉड कैटेगरी, essential elements that are components of energy related chemical compounds in a plants। ठीक है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, उसमें क्या आते हैं? मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। ठीक है, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। देन तीसरी कैटेगरी, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो अभी Mg2+ लगता है, एज ए एक्टिवेटर काम करता है फॉर बोथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज भी और राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज के लिए भी। इसी के साथ साथ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए भी लगता है। ठीक है, बोथ ऑफ द ये जो एंजाइम है, दीज आर द क्रिटिकल एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। और इसी के साथ साथ Zn2+ जो होता है वो एज ए एक्टिवेटर काम करता है फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और मॉलिब्डेनम जो है, ठीक है, मॉलिब्डेनम आयन जो है वो लगता है फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसके ऊपर जब बार बार क्वेश्चन आता है तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, Mg2+ फॉर it's act like the activator for ribulose bisphosphate carboxylase and oxygenase, and इसी के साथ साथ phosphoenol pyruvate carboxylase। ठीक है, देन जिंक के लिए कौन सा आता है? Zn2+ कहाँ पे काम करता है? एज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंड मॉलिब्डेनम कहाँ पे काम करता है? नाइट्रोजिनेज के लिए ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। चौथी कैटेगरी, सम इसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है अल्टर करते हैं सेल का, और उसमें आते हैं पोटेशियम। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो जैसा कि हमने देखा, ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं सभी प्लांट्स के। तो चलिए बात करते हैं हर एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट के बारे में। उसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को लगता है, क्योंकि सभी पार्ट जो है प्लांट के वहाँ पे ये काम आता है, मोस्टली इन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इन अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। ये जो है मोस्टली नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में जो है, यानी कि NO3 फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ अमोनियम आयन एंड NO- आयन में भी अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नाइट्रोजन इसी के साथ साथ बहुत मेजर कंस्टिट्यूट होता है ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। फॉस्फोरस जो है it's a constituent of cell membranes, certain proteins, all nucleic acid, nucleotides, and it is required for all phosphorylation reactions. Next potassium. पोटेशियम जो है पोटेशियम आयन के फॉर्म में जो है अब्जॉर्ब किया जाता है, और ये जो है लगता है इन अबंडेंट क्वांटिटीज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। ये जो है हेल्प करता है इन मेंटेनिंग एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स, and also it is involved in a protein synthesis, opening and closing of stomata, activation of enzymes and in maintenance of turgidity of the cells. Next कैल्शियम की बात करें, so कैल्शियम जो है मोस्टली सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, दैट इज Ca2+। कैल्शियम जो है मोस्टली लगता है टू द मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ये यूज किया जाता है इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, जो कि पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ बनती है कैल्शियम पेक्टेट, जो कि लगता है इन मिडल लैमेला। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, और ये जो है ना मोस्टली अकुमुलेट होते हैं इन ओल्डर लीव्स, ठीक है, और इट इज यूज्ड इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। इसी के साथ इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट मैग्नीशियम। It is absorbed by the plants in the form of divalent Mg2+ ion. It activates certain enzymes of respiration, photosynthesis, and ये जो है इन्वॉल्व होता है in the synthesis of DNA and RNA. इसी के साथ साथ मैग्नीशियम is a constituent of the ring structure of the chlorophyll and it is also helps in a maintaining ribosome structure, ठीक है। तो इन्हीं सब फंक्शंस पे जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे। इसी के बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन, दैट इज Mn2+, ओके, और ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखा जाए तो इसका एक बेस्ट फंक्शन है, दैट इज इट हेल्प्स इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज मैग्नस आयंस, दैट इज Mn2+ आयन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। देन जिंक। जिंक जो है Zn2+ आयन के फॉर्म में जो है मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है, और इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस, ठीक है, सभी कार्बोक्सिलेजेस के लिए जिंक जो है एक्टिवेटर का काम करता है, एंड इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए जिंक जो है मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर जो है मोस्टली क्यूप्रिक आयंस, दैट इज Cu2+ आयंस के फॉर्म में जो है मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। देखा जाए तो लाइक आयरन, इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड ये जो है उसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम Cu+ टू CO2+, ठीक है। देन बोरॉन की बात करें तो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ BO3- आयंस और BO3 2- आयंस, ठीक है, और ये लगता है फॉर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। इसी के साथ साथ मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए भी बोरॉन जो है मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। देन जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं बोरॉन का। बोरॉन इट इज रिक्वायर्ड फॉर
membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation and carbohydrate translocation. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द क्लोरीन. क्लोरीन जो है मोस्टली एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. ये जो है हेल्प करते हैं इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स. इसी के साथ साथ ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन. और इसी रिएक्शन से जो है ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होता है. तो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट लगते हैं? फर्स्ट मैग्नीज एंड नेक्स्ट क्लोरीन. ठीक है, मैग्नीज और क्लोरीन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन. ये जो है काफी बार एमसीक्यू जो है अब तक नीट में पूछा गया है. अब बात करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स. अब तक हमने जितने भी इसेंशियल एलिमेंट देखे, ये प्लांट्स को एक फिक्स रेशो में लगते हैं या फिर एक मिनिमम रेशो में लगते हैं. अगर एक मिनिमम रेशो में प्लांट को ये एलिमेंट ना मिले, उससे कम रेशो में मिले, तो प्लांट जो है अलग अलग सिम्टम्स जो है दिखाने लगता है. प्लांट की ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से रुक जाती है. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ दिस इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. और अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी एलिमेंट कम मात्रा में प्लांट को मिले, तो प्लांट जो है वो अलग अलग तरह के सिम्टम जो है दिखा सकता है. अलग अलग इन चेंजेस को जो प्लांट्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. और यही जो है हमें प्लांट में किस मिनरल्स की या किस एलिमेंट्स की डिफिशियंसी जो है बताते हैं. ये जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है ये अलग प्लांट में अलग अलग तरह के होते हैं. अगर ये डिफिशियंसी ऐसे ही कंटिन्यू रही तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है. ये सिम्टम्स प्लांट्स के किस पार्ट में दिखेंगे, ये डिपेंड होता है ऑन द मोबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट. अगर फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट्स एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं विद इन अ प्लांट्स और वो एक्सपोर्ट होते हैं टू द यंग डेवलपिंग टिश्यूज, देन द डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो सबसे पहले हमें दिखेंगे इन ओल्डर टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये जो है हमें सबसे पहले दिखते हैं इन सीनेसेंट लीव्स यानी कि ओल्डर लीव्स में. और ऐसा क्यों? क्योंकि ओल्डर लीव्स में जो है ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं जिसमें ये एलिमेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ये जो एलिमेंट को जो है ये पाथवे अलाउ कर देते हैं टू ट्रैवल टू द यंग लीव्स. और कुछ कुछ प्लांट में इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है. जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो सबसे पहले हमें यंगर लीव्स में दिखते हैं. और ऐसा किस एलिमेंट्स में होता है? जो कि मोस्टली इमोबाइल होंगे, जो कि मोस्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है, आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम जो है मोस्टली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ऑफ द सेल्स और इसीलिए जो है वो इजीली रिलीज नहीं होता है. और इसी के कारण हमें जो सिम्टम्स है डिफिशियंसी सिम्टम्स वो यंगर लीव्स में दिखते हैं. ये जो एस्पेक्ट है ऑफ दिस मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है इसका एप्लीकेशन जो है मोस्टली होता है इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर्स में. अलग अलग तरह के मिनरल जो है अलग अलग तरह के डिफिशियंसी दिखाते हैं, as like chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and birds and inhibition of cell division. ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग सेट ऑफ एलिमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द डिफिशियंसी सिम्टम जो कि इन एलिमेंट्स के कम होने के कारण दिखाई देते हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है क्लोरोसिस. क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल और उससे होता है येलोइंग ऑफ लीव्स. ठीक है, लीव्स जो है येलो हो जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल. और ये किस कारण होता है? मोस्टली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स एज लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. ठीक है, याद में रखना है क्लोरोसिस किस कारण? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. उसके बाद आता है नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली ऑफ लिव टिश्यू, और वो होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ
कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ लीव्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। देन कुछ एलिमेंट्स के कारण इनहिबिशन होता है ऑफ सेल डिवीजन, और उसमें आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। और कुछ एलिमेंट्स के कारण फ्लावरिंग जो है डिले हो जाता है, और उसमें आते हैं मोस्टली नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। तो जैसा कि हमने देखा, अलग अलग एलिमेंट्स के कारण अलग अलग सिम्टम जो है हमें मोस्टली नजर आते हैं। तो ये था डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये एक कॉन्सेंट्रेटेड लिमिट के बाद भी प्लांट को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट के बाद भी जो है प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं, और उससे होता है टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट्स। तो जितने भी हमने एलिमेंट्स अब तक देखे हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, और विद द हेल्प ऑफ रूट जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द प्लांट्स। तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये मोस्टली 2 फेजेस में होता है, जिसमें सबसे पहले इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस होता है इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल्स, जिसे हम कहते हैं अपोप्लास्ट। और ये जो अपोप्लास्ट और ये जो फर्स्ट अपटेक है, इनिशियल रैपिड अपटेक, ये जो है कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस है, जिसमें मोस्टली पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस होता है इनटू द अपोप्लास्ट थ्रू आयन चैनल्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि सेलेक्टिव पोर्स की तरह काम करती है। और दूसरा जो इसमें होता है, जिसमें आयन जो है स्लोली अंदर लिए जाते हैं इन द स्पेस और इन द इनर स्पेस ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स। और ये जो सिम्प्लास्टिक प्रोसेस है, ये जो है एक्टिव प्रोसेस है, इसमें जो है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, मोस्टली एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी होता है। ये जो मूवमेंट ऑफ आयन जो है होता रहता है फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, रूट टू सॉइल, इसे हम कहते हैं फ्लक्स। अगर कोई भी आयन का मूवमेंट इनसाइड द सेल हो रहा है, या फिर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स हो रहा है इनटू द सेल्स ऑफ दिस आयन, उसे हम कहते हैं इनफ्लक्स। और अगर इस आयन का आउट ऑफ द सेल या आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इफ्लक्स। अब बात करते हैं अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स। तो मोस्टली ये जो मिनरल साल्ट्स होते हैं इन अ प्लांट्स, वो ट्रांसलोकेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं मोस्टली जो ये पुल होता है असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर का, वो होता है ड्यू टू ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप और जाइलम सैप, जिसके कारण ये सारे जो मिनरल प्लांट्स है वो थ्रू आउट द ट्री जो है, थ्रू आउट द प्लांट जो है पहुंचाए जाते हैं। अब बात करते हैं सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि ये सारे जो मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो सॉइल है मोस्टली अवेलेबल की जाती है थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स। और इसी के कारण जो है मोस्टली सॉइल जो है, सॉइल में मोस्टली आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। जब रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, वेदरिंग हो रहा होता है, और वो सॉइल में कन्वर्ट हो रहा होता है, तभी क्या हो जाता है, सॉइल जो है, ठीक है, उसमें आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। ये जो सॉइल है ये सिर्फ मिनरल जो है सप्लाई नहीं करती है, बल्कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करते हैं उनको भी जो है ये बहुत हेल्प करती है। इसी के साथ साथ ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाती है, एयर भी सप्लाई करती है कुछ कुछ रूट्स को, ठीक है, और एक मैट्रिक्स प्रदान करती है प्लांट को, जिसके कारण प्लांट जो है स्टेबलाइज हो जाते हैं। और अगर कोई भी मिनरल जो है अगर वो सॉइल में कम पड़ जाता है तो उसकी जो डिफिशियंसी है वो हमें प्लांट में तुरंत नजर आती है। तो इसीलिए हमें जो है, जो जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे सॉइल को जो है कॉन्स्टेंटली ये न्यूट्रिएंट जो है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। और जैसा कि कहा, इसमें दो टाइप के होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस
पोटेशियम एंड सल्फर। और फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें आते हैं कॉपर, जिंक, फेरस, मैंगनीज। और ये जो दोनों जो है कम ज्यादा मात्रा में प्लांट को लगते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, और उसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन साइकिल। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ये कंस्टिट्यूट होता है काफी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स का, एज लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स का। प्लांट जो है मोस्टली कंपीट करता है फॉर दिस नाइट्रोजन विथ बैक्टीरियम विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। इसी के साथ साथ ये जो है काफी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर्स इकोसिस्टम। और ये जो है मोस्टली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें दो नाइट्रोजन आइटम जो है एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं विद अ ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो नाइट्रोजन है मोस्टली कन्वर्ट किया जाता है इनटू द अमोनिया, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसी के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन है ये हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है, और ये ऑक्साइड के फॉर्म में कैसे जो है ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और इसका जो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो मोस्टली होता है इंडस्ट्रियल कंबशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये मोस्टली जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। इसके के साथ साथ जो है ये सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन जो है काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद, ठीक है, जो ये इनका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो मोस्टली कन्वर्ट होता है इनटू द अमोनिया, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोस्टली अमोनिफिकेशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। और एक बार ये जो अमोनिया में ट्रांसफर हो गया तो मोस्ट ऑफ द इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वोलाटाइल होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है निकल जाता है, और कुछ जो है मोस्टली सॉइल में जो है रहता है। तो सॉइल में जो है मोस्टली रहता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनिया का जो है नाइट्रेट में मोस्टली जो है कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज होता है इनटू द नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है। नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्राइट। और फिर ये जो नाइट्राइट है ये फिर से ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। सो नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोबैक्टर। और इसी ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसे हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये जो नाइट्रेट मोस्टली प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो है मोस्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द लीव्स, जहां पे इसका जो है मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है इन सेवरल प्रोसेसेस। और फिर लीव्स में जो है ये जो नाइट्रेट है ये मोस्टली रिड्यूस किया जाता है टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। और फिर अमोनिया का जो है कन्वर्जन होता है इनटू द अमाइनो एसिड्स। और ये जो नाइट्रेट जो है प्रेजेंट होता है इन द सॉइल वो रिड्यूस करके नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। और इसके लिए एक बैक्टीरिया लगता है, ठीक है, सेवरल बैक्टीरिया लगते हैं, और इसमें मोस्टली होते हैं सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ठीक है। सुडोमोनास और थायोबैसिलस क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, डीनाइट्रिफिकेशन, सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो चलिए बात करते हैं अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो ऐसे बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो नाइट्रोजन को उसके नेचुरल फॉर्म में
जो कि हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, दैट इज N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनमें से भी काफी कम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जो है दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? इट्स एन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके लिए एक एंजाइम जो है काफी जरूरी होता है, दैट इज नाइट्रोजिनेज, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है इन अ प्रोकैरियोट्स। और इसीलिए ऐसे प्रोकैरियोट्स को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स या N2 फिक्सर्स। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। अगर हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स की बात करें तो उसमें आता है अजोटोबैक्टर एंड बेजरेंकिया। ओके, सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? अजोटोबैक्टर एंड बेजरेंकिया। अब अनएरोबिक एंड फ्री लिविंग की बात करें तो उसमें आते हैं क्या? रोडोस्पिरुलम। ठीक है, रोडोस्पिरुलम ये जो है एंड बैसिलस जो है ये क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। सो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर काफी एमसीक्यू जो है पूछे गए। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ सियानोबैक्टीरिया भी होते हैं, सच लाइक एनेबाइना, नॉस्टॉक, दे आर द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। सो हमने अब तक यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 टाइप्स के माइक्रोब्स देखे। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स। तो उसमें आता है अजोटोबैक्टर एंड बेजरेंकिया। फिर अनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो कि फ्री लिविंग भी होता है, उसमें आता है रोडोस्पिरुलम। एंड उसी के साथ साथ सियानोबैक्टीरिया जो है वो भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर से, एज लाइक अनिबाइना एंड नॉस्टॉक। अब बात करते हैं अबाउट द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो देखा जाए तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन जो है नेचर में उपलब्ध है। और उसमें से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। देखो, स्पीसीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम, ठीक है, हैज सच रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, कौन कौन से? एज लाइक अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स। ठीक है, ये क्या है? रॉड शेप्ड राइजोबियम की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है विथ दिस लेग्यूमिनस प्लांट्स, एज लाइक अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन्स। और इसमें से मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो आता है ऑन रूट्स वो होता है नोड्यूल्स। नोडुल्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन द रूट्स। ठीक है, बहुत ही छोटी आउटग्रोथ होती है ऑन द रूट्स। और ये जो है मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स पे ही नहीं होती, ये जो है कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स पे भी आती है, सच लाइक एल्नस। और उस पे ये नोडुल्स कौन फॉर्म करता है? दैट इज फ्रैंकिया। ठीक है, फ्रैंकिया ये एक माइक्रोब है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल जो है फॉर्म करता है ऑन देयर रूट्स। और ये जो राइजोबियम एंड फ्रैंकिया जो है ये दोनों फ्री लिविंग है। ठीक है, और दोनों सॉइल में होते हैं, बट एज अ सिम्बायोट्स वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिक्स करते हैं। अगर आपको ये नोड्स देखने होंगे या नोडुल्स देखने होंगे तो आपको क्या करना है? कोई भी एक कॉमन पल्स का प्लांट्स लेना है। ठीक है, जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग। ठीक है, उसमें फ्लावर आने से पहले। और आपको क्या करना है? उसमें जो है जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर एक आपको स्पेरिकल आउटग्रोथ दिखेगा। ठीक है, तो उस स्पेरिकल आउटग्रोथ के ऊपर जो है आपको कट करना है। ठीक है, वो पोर्शन, वो नोडुल्स होते हैं, वो आपको कट करना है। तो आपको एक रेड एंड पिंक कलर का पोर्शन दिखेगा। तो ऐसा क्या है जो इन नोडुल्स को पिंक करता है? ठीक है, इसे आप पिंक कलर प्रदान करता है। सो ये जो होते हैं नोडुल्स ये पिंक कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेगुमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन।
तो ये जो लीग हीमोग्लोबिन है इसका फंक्शन क्या है और ये नोड्यूल्स को अंदर से रेडिश या पिंक क्यों करता है, तो ये जानने से पहले हम देखते हैं अबाउट द नोड्यूल फॉर्मेशन और उसी के थ्रू ही हम जानेंगे कि इस लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस है इसमें बहुत बार जो है इंटरेक्शन होता है बिटवीन राइजोबियम एंड द होस्ट प्लांट। तो सबसे पहले क्या होता है इन द सॉइल, ठीक है, अराउंड द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये जो राइजोबियम जो है, ठीक है, राइजोबियम माइक्रोब जो है ये डिवाइड होता है और उनके रूट सेल्स के अराउंड, ठीक है, कॉलोनीज फॉर्म कर लेता है। कॉलोनी फॉर्म कर लेने के बाद ये राइजोबिया जो है उस रूट हेयर को, ठीक है, अटैच हो जाता है थ्रू द एपिडर्मिस, ठीक है, उसके एपिडर्मल लेयर को जो है ये अटैच हो जाता है और ये इंड्यूस करता है रूट हेयर कर्ल फॉर्मेशन। और फिर थ्रू द रूट हेयर जो है ये बैक्टीरिया प्लांट के, होस्ट प्लांट के अंदर जो है चला जाता है और उसके अंदर जो है ये क्या करवाता है, इट इनिशिएट्स द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। और वहां पे जो है ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट रिलीजेस द इन्फेक्शियस थ्रेड, ठीक है, एक इन्फेक्शियस थ्रेड जो है छोड़ देता है और फिर वापस बाहर निकल जाता है और वहां पे जो है नोड्यूल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो चालू हो लगती है और वहां पे जो सेल्स होती है, इन्फेक्टेड सेल्स होती है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है टू फॉर्म अ नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स और बाद में ये क्या फॉर्म करती है, नोड्यूल फॉर्म करती है जिसका डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन होता है विद द होस्ट प्लांट। और ये जो नोड्यूल है, ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसके लिए बहुत सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स लगते हैं और उसमें सबसे पहले नाम आता है नाइट्रोजनस एंजाइम का और दूसरा, ठीक है, दैट इज ऑफ लीग हीमोग्लोबिन। ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है ये मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। नाइट्रोजनस एंजाइम इज एन मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है जो क्या करता है, इट कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया, ठीक है। ये एंजाइम, ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज करने में मोस्टली हेल्प करता है। और वो कैसे, तो वो रिएक्शन ऐसे होती है, N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH प्लस H3 प्लस 16 ADP2 प्लस 6 प्रोटॉन। तो ऐसा जो है ये मोस्टली रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब हर एक नाइट्रोजन के एटम को फिक्स करने के लिए 8 ATPs लगते हैं और एक N2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए इनटू द अमोनिया कितने ATPs लगते हैं, अराउंड 16 ATPs लगते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है इट इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ये काफी सेंसिटिव होता है और ये क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो इसे वर्क करने के लिए अनएरोबिक कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसको अनएरोबिक कंडीशन मिले इसलिए नोड्यूल्स ने जो है एक एडेप्टेशन किया हुआ है टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल में होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर जिसे हम कहते हैं लीग हीमोग्लोबिन। हमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में मालूम है कि उसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ होती है लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन की तरफ होती है और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो है ये लीग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, ठीक है, और वहां का पूरा जो ऑक्सीजन है वो खींच लेता है या उससे अटैच हो जाता है और इस नाइट्रोजनेस को अनएरोबिक कंडीशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। और इसमें जो माइक्रोब्स लगते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब जब ये एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, जब ये बैक्टीरिया फ्री होते हैं, ठीक है, तब ये एरोबिक होते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, ये जो माइक्रोब्स है। जब ये नाइट्रोजनस के साथ काम करते हैं तो ये एज अ एनारोबिक एक्ट करते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजनस एंजाइम। तो यहाँ पे आपको जो है एक डायग्राम दिखाया हुआ है जहां पे वर्किंग दिखाई हुई है, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एक एंजाइम है जो कि नाइट्रोजनस है, ठीक है, तो उसको वहां पे सबस्ट्रेट जो है उसका क्या है, नाइट्रोजन गैस है, वो उसको अटैच होता है, ठीक है। अटैच होने के बाद उसमें रिडक्शन होता है 3 बार, ठीक है,
2H+, 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 3 बार जो है उसमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जो है फिर क्या हो जाता है, अमोनिया जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और वो उससे अलग हो जाता है, ठीक है, अमोनिया सेपरेट हो जाता है। और ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है ये फिर एक बार अपने एक्टिव साइट के साथ दूसरे सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए चला जाता है। और ये सारे प्रोसेस को जैसा कि मैंने कहा था हाई इनपुट ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है। सो एक अमोनिया प्रोड्यूस होने के लिए लगभग 8 ATP जो है वो लगते हैं। तो ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ है बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट इसे स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि उनके लिए ये टॉक्सिक होता है। तो ये जो है कन्वर्ट किया जाता है टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स बाय 2 मेन वेज, जिसमें सबसे पहले आता है रिडक्टिव अमाइनेशन, जिनमें अमोनिया जो है रिएक्ट करता है विथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज टू फॉर्म अ ग्लूटामेट। और दूसरा वे होता है ट्रांस अमाइनेशन, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड, और इसमें जो है फॉर्मेशन हो जाता है ऑफ ग्लूटामिक एसिड। और इसके लिए एंजाइम लगता है ट्रांसअमाइनेज। देखा जाए मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ द प्लांट्स, उसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट अमाइड्स मिलते हैं, दैट इज एस्पराजीन एंड ग्लूटामाइन, जो कि फॉर्म हुए होते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एज लाइक एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो इन अमाइड्स में नाइट्रोजन का कंटेंट जो है ज्यादा रहता है कंपेयर टू द अमाइनो एसिड्स, तो इसलिए जो है ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स। तो कुछ प्लांट्स में अलॉन्ग विद द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम ये जो फिक्स नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ यूराइड्स जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, एज लाइक इन सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में नाइट्रोजन जो कि हमने फिक्स किया है वो यूराइड्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है, और इन यूराइड्स में क्या होता है, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है कि कुछ प्लांट्स में यूराइड्स के फॉर्म में जो कि फिक्स नाइट्रोजन है यूराइड्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है अलॉन्ग विथ ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम एज लाइक इन सोयाबीन। तो यहाँ पे जो है हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।